हेलो गाइस, मैं हूँ जीविशा और आपका स्वागत है जीविशा क्लासेस में। आज हम जीविशा क्लासेस में इस सीरीज़ का पार्ट 7 करने जा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि हमारी प्रीवियस ईयर की जो एक सीरीज़ है, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ है हमने स्टार्ट की हुई है और ये लेक्चर उसका 7 पार्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शुरू करने से पहले ये भी बता दिया जाए कि ये सीरीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। ओके, और जीविशा क्लासेस में एक ही एम है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विलिंग स्टूडेंट हैं इसका फ़ायदा ले सके, यही बस एक है एम है इसका। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से बता दूं, ये सीरीज़ का पार्ट 6 है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं और हमने जो सीरीज़ है वो 2017 से स्टार्ट की है, जिसमें हम 2017, 18, 19, 20 एंड 21 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? Who distinguished the young marks from the old marks? इन्होंने पूछा है कि किसने जो डिफ़र किया है ओल्ड मार्क्स और यंग मार्क्स में। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 अल्थुसर, ऑप्शन 2 लेनिन, ऑप्शन 3 मिल्बैन और ऑप्शन 4 जो है वो लग्जमबर्ग है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? आपके पास 20 सेकेंड है। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी अल्थुसर। इन्होंने यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स में डिफरेंस किया है। कैसे किया है? इन्होंने बोला है कि जो पहले की उनकी इनिशियल बुक्स रही हैं मार्क्स की, वो उनमें उनका जो यंग मार्क्स का जो है वो एक रोल दिखता है और जो उनकी लेटेस्ट बुक्स रही हैं उनमें उनका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ग्रामशी कैरेक्टराइज्ड फासिज्म एज। जो ग्रामशी है उन्होंने फासिज्म को कैसे कैरेक्टराइज्ड किया है? 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। हेजेमोनिक रेवोल्यूशन, सेकंड है पैसिव रेवोल्यूशन, थर्ड है बुर्जुआज रेवोल्यूशन और फोर्थ है हमारे पास पेटिट बुर्जुआज रेवोल्यूशन। क्या होना चाहिए आपके पास? 20 सेकेंड है। क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर? क्या हेजेमोनिक रेवोल्यूशन होना चाहिए, पैसिव रेवोल्यूशन होना चाहिए, बुर्जुआज रेवोल्यूशन होना चाहिए या पेटिट बुर्जुआज रेवोल्यूशन जो है वो होना चाहिए? हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड। ओके, पैसिव रेवोल्यूशन। इसका आंसर क्या होगा? पैसिव रेवोल्यूशन। जो ग्रामशी है उन्होंने कैरेक्टराइज किया है फासिज्म को एज अ पैसिव रेवोल्यूशन। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 2, पैसिव रेवोल्यूशन। ओके, ग्रामशी की बुक्स का नाम क्या नाम है? तो मैं बता देती हूँ। जैसे उनकी एक और बुक का नाम है प्रिजन नोट्स एंड उनकी फेमस बुक जो है वो है मॉडर्न प्रिंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ओके, यहाँ पे असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। जो असर्शन है वो देख लेते हैं। गांधी वॉज क्रिटिकल ऑफ द मटीरियल सिविलाइजेशन एंड पर्टिकुलरली डिटेस्टेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हमारा रीज़न क्या है? He believed that industrial revolution was destroying deeper values. अब ये देखना है कि क्या
असर्शन, रीज़न दोनों सही हैं हमारे। देख लेते हैं, चेक करते हैं। गांधी वॉज क्रिटिकल ऑफ द मटीरियल सिविलाइजेशन एंड पर्टिकुलरली डिटेस्टेड द रेवोल्यूशन। यस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को उन्होंने वैसे भी क्रिटिकल एज देखा है, मटीरियल रेवोल्यूशन के डिटेस्ट करा उन्होंने। और रीज़न देख लेते हैं। ही बिलीव दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज डिस्ट्रॉइंग डीपर वैल्यूज़। यस, उन्होंने बोला है, ये कहा गया है उनके द्वारा कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो उसकी डीपर वैल्यूज़ को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा था। ओके, तो ये दोनों जो है वो करेक्ट हैं। अब इनकी जो है रिलेशन चेक कर लेते हैं। क्या इनके दोनों के बीच रिलेशन है? यस, इन दोनों के बीच में डीप रिलेशनशिप है अगर बिकॉज लगा के देखा जाए। ओके, क्योंकि ही बिलीव दैट अ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज डिस्ट्रॉइंग डीपर वैल्यूज। अगर हम बिकॉज लगा के देखते हैं तो इज बेटर वे टू गिव अ आंसर। ओके, फिर भी 20 सेकेंड है आपके पास, देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि जो ए है, यानी गांधी जो क्रिटिकल अप्रोच है उनकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेकर, वो बिल्कुल सही है और उसका रीज़न बिल्कुल यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉय लेनिन डिबेट सेंटर्ड अराउंड, तो जो रॉय और लेनिन हैं उनकी जो डिबेट है उनका सेंटर है जो किसके अराउंड होता है, सेंटर्ड वो क्या है? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। क्या वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, क्या वो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ हिस्ट्री है, क्या वो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है, या वो कॉलोनियल क्वेश्चन है? 20 सेकेंड यू हैव टू गिव आंसर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। ओके, कॉलोनियल क्वेश्चन। ओके, तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा 4 है। यानी इनके रॉय और लेनिन की जो डिबेट है उनका सेंटर क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन 4 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी इज, जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है सॉरी, वो क्या है? इज है, मतलब 4 ऑप्शन है हमारे पास। अ थ्योरी दैट चैम्पियंस एक्सक्लूसिवली ह्यूमन राइट्स, क्या वो एक्सक्लूज करते हैं ह्यूमन राइट्स की जो ये थ्योरी जो है वो? अ थ्योरी दैट पुट्स फॉरवर्ड इन्वायरमेंट एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंडा, क्या ये है? या फिर अ थ्योरी दैट कंसंट्रेट ऑन रिफाइनिंग द फैमिलियर फ्रेमवर्क ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, या अ थ्योरी दैट वांट्स टू यूजर इन सोशलिज्म बाय डेमोक्रेटिक मीन्स? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? 20 सेकेंड यू हैव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। ओके, अ थ्योरी दैट कंसंट्रेट ऑन रिफाइनिंग द फैमिलियर फ्रेमवर्क ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ह्यूमन राइट को एक्सक्लूसिवली करता है ये थ्योरी, या इन्वायरमेंट में इसका एजेंडा इम्पॉर्टेंट एजेंडा है, या फिर ये सोशलिज्म जो मतलब 4th ऑप्शन है। ओके, तो यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई वॉज बिहेवियरलिज्म शॉर्ट लिव्ड? इसका क्या रीज़न था कि जो बिहेवियरलिज्म है वो शॉर्ट लिव्ड जो है वो रही? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन 1, इनएबिलिटी टू इन्वॉल्व सेंसेस। ऑप्शन 2 है टू मच डॉगमेटिज्म।
ऑप्शन 3 है इट वॉज अ लोकलाइज्ड इवेंट, या ऑप्शन 4 कलर्ड बाय कोल्ड वॉर प्रेजुडिस। ओके 20 सेकेंड है आपके पास, फिर चेक करते हैं इसको। क्या होना चाहिए हमारा करेक्ट ऑप्शन? टू मच डॉगमेटिज्म है, या फिर इट वाज अ लोकलाइज्ड इवेंट, या इट वाज अ कलर्ड बाय कोल्ड वॉर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाता है? ऑप्शन 1, यानी इनएबिलिटी टू इन्वॉल्व सेंसेस, सॉरी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन का फिर से क्वेश्चन है। असर्शन रीजन में देख लेते हैं। असर्शन में क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू वेबर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कुड बी कॉम्प्रीहेंडेड within a larger framework of culture, which he did by demolishing Marx's theory of economic determinism. ओके ये हमें दर्शन दे रखा है। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? एज विदाउट हिज रिजेक्शन हिज थ्योरी वॉज टोटली अनटेबल। ओके तो हम अब क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए इसका? यू हैव अ 20 सेकेंड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि जो वेबर की जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को लेकर जो भी उनका मानना है वो बिल्कुल सही रीजन है हमारा जो नीचे दिया गया है। एज विदाउट हिज रिजेक्शन हिज थ्योरी वॉज टोटली अनटेबल। ओके यानी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें असर्शन दे रखा है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कैन हेल्प इन मैपिंग द लैंडस्केप ऑफ पॉलिटिक्स। इन्होंने बोला है कि इंस्टीट्यूशनल जो अप्रोच है क्या हेल्प कर सकती है मैप लैंडस्केप ऑफ पॉलिटिक्स का मैपिंग करने के लिए। तो रीज़न क्या दे रखा है? द गोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज़ टू रिकंसाइल द कंपीटिंग वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड कलेक्टिव इक्वालिटी। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन? यू हैव अ 20 सेकेंड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन ये है कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू। ओके एंड ए सॉरी आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो हेल्प करती है लैंडस्केप ऑफ पॉलिटिक्स की मैपिंग के लिए। और रीज़न क्या है क्यों करती है? because of the goal of institutional approach is to reconcile the competing values of individual freedom and collective equality. Okay, next question है हमारे पास, which century according to Easton is the age of scientific method? मतलब कौन सी जो सेंचुरी है जिसको ईस्टर्न ने द एज ऑफ साइंटिफिक मेथड बोला है? 4 सेंचुरीज के नाम दे रखे हैं, 17th, 18th, 19th एंड 20th। तो कौन सी जो सेंचुरी है जिसमें ईस्टर्न ने द एज ऑफ साइंटिफिक मेथड उसको बोला है? 4 ऑप्शंस हैं, ये हमने पढ़ लिया है। 20 सेकेंड है आपके पास, फिर देखते हैं इसका आंसर।
क्या होना चाहिए इसका आंसर? ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर यूजीसी में बहुत ही पॉपुलर हैं पूछे जाने में, और आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, पॉज करके आप वीडियो को खुद भी ट्राई करें, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं वो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा जितने आप क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन 3। ओके, 19th सेंचुरी जो है, जिसको ईस्टर्न ने द एज ऑफ साइंटिफिक मेथड जो है वो बोला है। ओके, ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। Aristotle classification of constitutions was based on the categories of, जो अरिस्टोटल है उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासिफिकेशन है उसका बेस क्या है कैटेगरीज का? ओके, 4 ऑप्शंस है। हु रूल्स एंड हु बेनिफिट फ्रॉम द रूल, सेकंड है वे एंड मीन्स ऑफ परपेचुएटिंग इन पावर, एंड ऑप्शन 3 है accepting the basic formulation of Plato is republic, and option 4 to ensure rule of majority। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए हमारा सही? 20 सेकेंड है आपके पास। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? हमारा करेक्ट ऑप्शन है हु रूल्स एंड हु बेनिफिट्स फ्रॉम रूल, यानी ऑप्शन 1 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यानी अरिस्टोटल के जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासिफिकेशंस है उसका बेस क्या होना चाहिए? हु रूल्स, यानी जो रूल करता है, एंड हु बेनिफिट्स फ्रॉम द रूल, एक तो वो जो रूल करता है और दूसरा जिसको बेनिफिट है रूल से। ओके, इसके बारे में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉलो अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ओके, सेमी प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है वो कौन सी कंट्री में जो है वो फॉलो किया जाता है? इनमें से जो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ओके, ऑप्शन 1 है श्रीलंका, ऑप्शन 2 है जर्मनी, ऑप्शन 3 है इटली और ऑप्शन 4 है फ्रांस। ओके, 10 सेकेंड है आपके पास, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है तो 10 सेकेंड है आपके पास। देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, क्या करेक्ट ऑप्शन है हमारा? जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है ऑप्शन 4, यानी फ्रांस। ओके, यानी जिस कंट्री में हमारा सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो किया जाता है वो है फ्रांस। ओके, तो यानी इटली में, जर्मनी में, श्रीलंका में यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है। ओके, यानी सेमी प्रेसिडेंशियल और प्रेसिडेंशियल का तो मीनिंग पता ही होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा, हु चैलेंज द एस्टैब्लिश्ड व्यू दैट इन ग्रेट ब्रिटेन इन कंजर्वेटिव पार्टी वाज एलिटिस्ट एंड लीडर डोमिनेटेड while the Labour Party was characterized by a higher measure of internal democracy। ओके, ये हमें दे रखा है कि किसने ये चैलेंज किया है कि ग्रेट ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो एक एलिटिस्ट है और लीडर डोमिनेटेड है। ओके, ये करैक्टराइज्ड के तौर पे बताया गया। कौन से हो सकते हैं? 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, रॉबर्ट मिशेल और रॉबर्ट मैकेंजी, और ऑप्शन 3 है टोनी बेन, और ऑप्शन 4 है मॉइस ऑस्ट्रोगोंस्की। ओके, तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? 20 सेकेंड यू हैव। करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन 2, यानी रॉबर्ट मैकेंजी। ओके, तो इन्होंने ये चैलेंज किया है ग्रेट ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसको कि ये एलिटिस्ट है और लीडर डोमिनेटेड
है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म इज़ अ वेरिएंट ऑफ। जो ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियन है वो किस चीज़ का वेरिएंट है, मतलब किस चीज़ का वेरिएंट कहा जा सकता है ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म? ओके, तो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। मिलिट्री रूल, ऑप्शन 2 फॉसिज्म, ऑप्शन 3 कम्युनिज्म, ऑप्शन 4 डेपोटिज्म। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? आप भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियन वेरिएंट इसका? क्या डेपोटिज्म में ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कम्युनिज्म में क्या ऐसा है? नहीं। क्या फॉसिज्म में ऐसा होता है? कंट्रोल ओवर द ऑल इंस्टीट्यूशंस होता है। ओके, यानी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन 1 होता है, यानी मिलिट्री रूल में ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विच थ्योरी हेल्ड दैट एज सोसाइटीज डेवलप्ड they would become capitalist democracies converging around a shared set of values and characterized। पूछा गया है कि इनमें से कौन सी थ्योरी जो है वो सोसाइटीज़ डेवलपमेंट, जो इस चीज़ को मानती है कि सोसाइटीज़ डेवलपमेंट जो है वो तभी हो सकती है, वुड बिकम कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी, जब वो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसीज जो हैं वो बनेगी। 4 ऑप्शन है हमारे पास। डिपेंडेंसी थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी या पोस्ट मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। ओके, 20 सेकेंड यू हैव। तो कौन सी होगी? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, यानी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। ओके, ये मानती है कि जो हम जो सोसाइटीज़ है वो डेवलप्ड तभी हो सकती है जब वो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसीज जो है वो बनेगी, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजिटिमेट क्राइसिस as an alternative to Weberian approach to the legitimacy was developed by। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, कौन कौन से? मिलीबैंड एंड स्वीजी, ऑप्शन 2 है प्लैखनोव एंड लेनिन, ऑप्शन 3 है कैमस एंड सार्ट्रे, ऑप्शन 4 है हर्बर्मस एंड ऑफी। तो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? 20 सेकेंड है आपके पास। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4, यानी हर्बर्मस एंड ऑफी। ओके ओके, यानी ऑप्शन 4 यानी हर्बर्मस एंड ऑफे, इन्होंने ये बात बोली है। ओके, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन जो हैं जैसे हमने अभी पढ़ा था पीछे, यानी जो हर्बर्मस एंड ऑफे हैं, हर्बर्मस से एक्चुअली क्वेश्चन जो हैं आर कमिंग इन द यूजीसी। ओके, सो आने वाले टाइम में हो सकता है आगे और भी क्वेश्चंस जो हैं वो आने के चांसेस हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड रेवोल्यूशन मीन्स अ ड्रास्टिक सडन
substitution of one group in a charge of a running territorial political entity by another. ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? हमारे 4 ऑप्शन हैं, अन्ना हैरेंट, थेडस कॉकपॉल, क्रेन ब्रेंटन एंड हबर्ट जॉनसन. हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन 2 यानी थेडस कॉकपॉल. थेडस कॉकपॉल ने ही ऐसा बोला है कि जो रेवोल्यूशन है वो सडन सब्स्टिट्यूशन है. ओके, सो सडन रिएक्शन है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इस वीडियो का? यहाँ पे दिया गया है हमारे को कुछ पार्टीज़ के नाम हैं, कुछ इंसिडेंट हैं और उनको हमने अरेंज करना है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इसमें बोला है कि अरेंज द पूना पैक्ट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राज पार्टी, कम्युनल अवार्ड और नेहरू रिपोर्ट. ओके, 30 सेकेंड है आपके पास, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं कि ये किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो अरेंज किया गया. तो सबसे पहले क्या आना चाहिए हमारे पास? स्वराज पार्टी एंड देन नेहरू रिपोर्ट एंड देन कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ओके, इनके जो है वो ईयर देख लेते हैं कौन कौन से हैं. स्वराज पार्टी 1923, नेहरू रिपोर्ट 1928, कम्युनल अवार्ड जो है वो 1932 और पूना पैक्ट भी तभी हुआ था 1932 में, और थर्ड राउंड टेबल जो है वो भी 1932 में हुआ था. लेकिन इनकी क्रोनोलॉजी इसलिए है कि आप कम्युनल अवार्ड जो पहले हुआ है वे पूना पैक्ट जो है उसके बाद एंड थर्ड राउंड टेबल जो है वो उसके बाद. ओके, ये इसकी क्रोनोलॉजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज ग्रुप्स द कैबिनेट मिशन डिड नॉट रिकॉग्नाइज. अब कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी पार्टीज ग्रुप जो भी है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा नहीं रिकॉग्नाइज की गई थी. 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास: द मुस्लिम लीग, द कांग्रेस, द सिख एंड द प्रिंस गर्ल. ओके, तो 10 सेकेंड यू हैव, फिर देखते हैं हम इसका आंसर. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3. ओके, द सिख, यानी वो ग्रुप जिसको कैबिनेट मिशन के द्वारा रिकॉग्नाइज जो है वो नहीं किया गया था. ओके, कैबिनेट मिशन ने जो है सिख ग्रुप को रिकॉग्नाइज जो है वो नहीं किया था. ओके, तो इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है वो ख़त्म होता है. थैंक फॉर वॉचिंग गाइस. वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट प्रोवाइड करते रहें और ऐसे ही जीविशा क्लासेस के साथ बने रहें. ये सीरीज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है. इसका कोई भी पे आपको इस चीज़ के लिए नहीं करना है. ओके, तो वंस अगेन
तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही जो है वो सीरीज़ जो है आगे भी आती रहेगी। मैं हूँ जीविशा और आप जीविशा क्लासेस के साथ बने रहें।